जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पंकज हल्दकार एक बार पुनः जुड़ चुका हूं आप सभी के साथ रीजनिंग के एक शानदार सेशन को शुरू करने के लिए। आपको पता है कि रीजनिंग में हमने अभी कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ना शुरू किए थे। इसके आपको 2 से 3 पार्ट आपको देखने को मिल गए हैं। आशा करता हूं कि आप लोग वो तीनों वीडियो अच्छे से देख के उनका रिवीजन करके और उनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके आज की इस वीडियो में यहाँ उपस्थित हुए होंगे। जो भी छात्र आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा या उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अगर ये चैप्टर में अच्छी कमांड लेके आनी है, अच्छी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले काम आपको इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज जो ए से लेके जेड तक है उनकी प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से याद हो, लेटरों की आपको अपोजिट वैल्यू याद हो। देन उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर की ये चौथी क्लास होने वाली है, इसके पहले जो मैंने 3 क्लास आपको पढ़ाया है पहले आप वो अच्छे से पढ़ के आइए। उसके बाद अगर आप इस क्लास में जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के इस चैप्टर को फाइनल टचअप देने की कोशिश करेंगे और एग्जामिनर किन किन अप्रोचों से किन किन तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब कुछ इस पूरी क्लास में आज मैं आपको समाहित करने का प्रयास करूंगा। मैंने आपको लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दी थी, नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको स्टार्ट किया था। देन अभी हमारा मिक्स्ड कोडिंग और एक आध दो मिसलेनियस फैक्ट जो बच जाएंगे वो सब आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार कोट्स के साथ, जिसमें आप समय ही जीवन है, समय ही जीवन है, समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है। तो हमें समय की बर्बादी नहीं करनी है, टाइम का हमें यूज करना है। तो वही बात है कि किसी विद्वान ने शायद सही कहा है कि समय ही जीवन है। यदि हम समय को बर्बाद कर रहे हैं मतलब हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए रुक करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न का। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्क इज रिटन एज 4, 12, 9, 16 देन हाउ डन विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्क को 4, 12, 9, 16 लिखा जाता है तो आपको बताना है उसी सांकेतिक भाषा में डन को क्या लिखा जाएगा। आपके लिए इस क्वेश्चन को 4 ऑप्शनों की सहायता उपलब्ध कराई गई है। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं वर्क, अब W आता है आपका 23 नंबर में, O आता है 15 नंबर में, R आता है 18 नंबर में, K आता है 11 नंबर में। अगर मैं इन लेटरों की प्लेस वैल्यू देखूं और इनके लिए जो अपन को कोड मिला है उसमें देखूं तो कोई रिलेशन वैसा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन W का अपोजिट क्या होता है? W का अपोजिट होता है भाई, W का अपोजिट होता है D, O का अपोजिट होता है L, R का अपोजिट होता है I और K का अपोजिट होता है P। ठीक है। अब अगर इन अपोजिट लेटरों की प्लेस वैल्यू लिखने जाए तो D मतलब 4, L मतलब 12, I मतलब 9 और P मतलब 16 और लिखा भी तो यही है 4, 12, 9, 16। मतलब लॉजिक सिंपल सा ही है कि आपको जो भी लेटर दिए गए हैं लेटरों का आपको अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिख देनी है। तो हमें बताना है डन के लिए, तो डन मतलब डी का अपोजिट क्या होता है? W और W की प्लेस वैल्यू होती है 23। 23 से आपके ऑप्शन की शुरुआत हो गई, यहाँ 13 से है, यहाँ 12 से है, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी की छुट्टी हो गई। फिर डन में डी के बाद आया है आपका O का अपोजिट होता है L मतलब 12, तो 23 के बाद आएगा 12 ना कि 13, तो ऑप्शन नंबर ए भी खत्म। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है 23, 12, 13 और 22। ठीक है। तो लॉजिक सिंपल सा ये था, अपोजिट नंबर की प्लेस वैल्यू यहां लिख दी गई है, सीधी सी बात ये है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्ग को 5, 6, 9, 2 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लव को क्या लिखा जाएगा। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्क इज रिटन एज 5, 6, 9, 2 देन हाउ लव विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। आपके ऑप्शन है 3, 6, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 3, 5, 7, 8 एंड लास्ट ऑप्शन 1, 2, 3, 4। 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आपको लॉजिक पिक करना है और बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अब यदि किसी के मन में आ रहा है कि हमने पिछले लॉजिक से जिसको इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी लॉजिक से अगर सॉल्व करें तो ट्राई करके देख लेते हैं। W का अपोजिट होता है D,
और डी में अगर अपन ने 1 जोड़ दी तो क्या मिल गया आपको 5 मिल गया। लेकिन आगे भी ये चीज फॉलो हो रही कि नहीं हो रही, ये भी चेक कर लो। तो ओ का अपोजिट क्या होता है एल, और एल से तो 6 बना नहीं सकते अपन। फिर आर का अपोजिट होता है आई, आई यहां लिखा है। तो देखो यहां कहीं तो जो लॉजिक हम सोच रहे हैं तो हर जगह अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कहीं प्लस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। एक चीज हम और कर सकते हैं कि W की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, R की होती है 18 और K की होती है 11। अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू का डिजिटल सम निकाल दूं, डिजिटल सम मतलब उनके अंकों का जोड़ निकाल दूं, तो मुझे जो कोड दिया है उस कोड तक पहुंच सकता हूं। तो 23 का डिजिटल सम होता है 5, 15 का डिजिटल सम होता है 6, 18 का डिजिटल सम होता है 9 और 11 का डिजिटल सम होता है 2। मतलब यहाँ क्या है, उनकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है और प्लेस वैल्यू का डिजिटल सम निकाल दिया गया है। आगे भी अपन यही चीज करेंगे। तो लव में एल आता है आपके 12वें नंबर में, और 12 का यदि डिजिटल सम निकालने जाओगे तो 3 आएगा। यहाँ 1 है, इधर 2 है, दोनों में 3 3 है, इधर रुक जाओ। फिर ओ का यदि आप डिजिटल सम निकालने जाओ तो ओ आता है आपका 15वें नंबर में और इसका डिजिटल सम होता है 6। मतलब 3 6 से आपके शुरुआत होने वाली है, यहाँ 3 5 से शुरुआत है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 3 6 4 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। लॉजिक सिंपल सा ये था कि प्लेस वैल्यू का डिजिटल सम निकाल के उसमें लिख देना है, तो आपको दिया गया क्वेश्चन का कोड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में KDJQ को 8142 लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसी सांकेतिक भाषा में PRMT को क्या बोला जाएगा। KDJQ इसको बोला जा रहा है 8142, आपको बताना है PRMT को क्या बोला जाएगा। अब यदि आप देखो के मतलब कितना होता है, के की प्लेस वैल्यू 11, 11 से भाई यहाँ 8 लिखा है, 11 का अपोजिट से कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है ना। तो हो क्या सकता है कि आपका 11वें नंबर में आता है, डी आता है 4थे नंबर में, जे आता है 10वें नंबर में, क्यू आता है आपके 17 नंबर में। 17 का डिजिटल सम कितना होता है 8, जो कि ये लिखा है। 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, जो कि आपका ये लिखा है। 4 तो 4 ही रहेगा, और 1 का डिजिटल सम कितना होता है, ये 2 होता है। मतलब अभी भी वही किया है, प्लेस वैल्यू का डिजिटल सम, लेकिन उसको रिवर्स पैटर्न में लिख दिया है या उसको मिरर पैटर्न में लिख दिया है। आगे भी अपन यही करेंगे। हमें PRMT का बताना था, तो P मतलब 16, 16 का डिजिटल सम आने वाला है 7, और T मतलब 20, 20 का डिजिटल सम आने वाला है 2। मतलब आपका जो सही आंसर होगा उसकी शुरुआत 2 से होगी और उसका जो अंत होगा वो 7 से होगा। किस ऑप्शन में है? तो यहाँ 3 से शुरुआत है, इधर 4 से शुरुआत है, इधर आपकी 4 से शुरुआत है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका जो है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 2 4 9 7 आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रिक्वेस्ट को H2R5 2TU लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसी सांकेतिक भाषा में एसिड को क्या लिखा जाएगा। एसिड के लिए क्या कोड होने वाला है, आपको लॉजिक पिक करना है। तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि जहां जहां आपके वॉवेल्स आए हुए हैं वहां वहां आपको नंबर देखने को मिल रहा है। उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, आपको नंबर देखने को मिल रहा है। और जहां जहां कॉन्सोनेंट आए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू में 1 की बढ़ोतरी मिल रही है। तो जहां जहां कॉन्सोनेंट है वहां क्या मिल रहा है, आपको एक प्लस करके दिख रहा है, और जहां जहां वॉवेल्स आए हुए हैं वहां आपको एक नंबर लिखा दिख रहा है। अच्छा, इंग्लिश में यदि मैं बात, इंग्लिश अल्फाबेट में यदि बात करूं, आपके जो वॉवेल्स होते हैं A-E-I-O-U, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। और अगर मैं इनके सीक्वेंस की बात कर लूं तो ये पहले नंबर का वॉवेल है, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का और ये 5वें नंबर का। अगर आप गौर से देखेंगे तो ई दूसरे नंबर का है, तो ई जहां आया है यहां भी ई के लिए आपको 2 कोड मिल रहा है।
U पांचवें नंबर का है तो U के लिए आपको 5 मिल रहा है, E दूसरे नंबर का है तो E के लिए आपको 2 मिल रहा है। तो एसिड के लिए हमें बताना है, तो एसिड पहले नंबर का है मतलब 1 से शुरुआत होगी, यहाँ I से शुरुआत है तो आपका ये हट गया, इधर 1 से शुरुआत है तो ये ठीक है, और इधर अभी B से। अब 2 ऑप्शन आपके बचे। अच्छा C एक कॉन्सोनेंट है, इसमें एक ऐड होगा तो C के बाद आएगा D, यहाँ 3 लिखा है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए भी हट गया। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 1D 3E आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। लॉजिक सिंपल सा ये था कि जहां कॉन्सोनेंट आए हैं उसमें कॉन्सोनेंट प्लस 1 कर दिया गया है, और जहां वोवेल्स आए हुए हैं वहां उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। कौन सी? ये वाली प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग सोचने के तरीके हम बता रहे हैं। आपको एग्जाम हॉल में इन जितने मैंने अभी पैटर्न बताए हैं, यही पैटर्न को फॉलो करते हुए कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये इस बात की गारंटी है। यही क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा, लेकिन जो जो पैटर्न हम बता रहे हैं, जो जो सोचने के तरीके बता रहे हैं, अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं, इनका अच्छे से अनुसरण कर रहे हैं, इनका अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आपको एग्जाम हॉल में कोडिंग रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि मैनेजर को 34, डायरेक्टर को 35 और असिस्टेंट को 36 बोला जा रहा है, तो स्टाफ को क्या बोला जाएगा? इफ मैनेजर इज इक्वल टू 34, डायरेक्टर इज इक्वल टू 35 एंड असिस्टेंट इज इक्वल टू 36, देन हाउ स्टाफ विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो मैनेजर में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर आए हुए हैं, और इसके लिए जो कोडिंग दी गई है इसका डिजिटल सम भी कितना है? 7 है। ऐसे ही डायरेक्टर में 8 लेटर आए हुए हैं, और इसकी जो कोडिंग दी गई है इसमें भी कोडिंग का जो लेटर दिए गए हैं उनका डिजिटल सम कितना है? 8 है। यहाँ 9 लेटर आए हुए हैं, इनका डिजिटल सम कितना है? आपका 9 है। ठीक है, अच्छा स्टाफ 1 2 3 4 5, कितने लेटर आए हुए हैं? 5, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आएगा? इसमें कितने लेटर आए हैं? 5, मतलब जो सही आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना होगा? 5। अगर डिजिटल सम के बिहाफ में निकालने जाओगे तो केवल ये बस अलग हो रहा है, बाकी सबका डिजिटल सम तो 5 ही है। अब अच्छा लॉजिक की हम बात कर ले, लॉजिक क्या है? मैनेजर में अगर आप गौर से देखेंगे तो 1 2 3 क्या आए हुए हैं? वोवेल्स आए हुए हैं, और 4 क्या आए हैं? कॉन्सोनेंट आए हैं। तो 3 नंबर ऑफ क्या दिए गए हैं आपको? ये वोवेल्स दिए गए हैं, और 4 क्या दिए गए हैं आपको? ये नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट दिए गए हैं। यही चीज आगे भी फॉलो हो रही है। डायरेक्टर में 1 2 और 3 क्या आए हुए हैं? वोवेल्स आए हुए हैं, और 5 क्या आए हुए हैं? कॉन्सोनेंट आए हुए हैं। इसी प्रकार असिस्टेंट में भी 3 वोवेल और 6 क्या आए हुए हैं? कॉन्सोनेंट आए हुए हैं। मतलब पहले लिखा गया है नंबर ऑफ वोवेल्स को, बाद में लिखा गया है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को। ठीक है, इस प्रकार से कोड बनाया गया है। तो स्टाफ में अगर आप गौर से देखेंगे तो वोवेल्स कितने आए हुए हैं? 1 और 4 आए हैं कॉन्सोनेंट, मतलब 14 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डियर को 12215 और हाई को 5645 बोला जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हील को क्या बोला जाएगा? इफ डियर इज इक्वल टू 12215 एंड हाई इज इक्वल टू 5645, देन हाउ हील विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। आपको बताना है आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। डियर, इसके लिए कोडिंग मिल रही है हमें 1 2 2 और 15। अच्छा, जैसे ही आप ये नंबर लिख रहे हो आपका लॉजिक तो साफ साफ दिख रहा है भाई, इसमें कुछ अलग से नहीं किया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो डी आता है आपके चौथे नंबर में, ई आता है 5वें नंबर में, और ई आता है 5वें नंबर में, आर आता है 18 में से 3 कम कर दिए 15 मिल गया, ई में से भी 3 कम कर दिए कितना मिल गया? 5 में 2 मिल गया।
और 4 में से 3 कम कर दी, कितना मिल गया? 1 मिल गया, तो मतलब माइनस का 3 किया है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एच में से 3 जाएंगे तो 5 मिलेगा, आई में से, तो सब जगह क्या कर रहा है? माइनस का 3 कर रहा है। तो हम भी पीछे क्यों हटेंगे, हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे? माइनस का 3 कर देंगे। और हील एच में से अगर 3 जाएंगे तो कितना आएगा? 5। 5 से शुरुआत यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बचा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। और किसी को पूरा चेक करना है तो पूरा भी चेक कर सकते हो। ई में से अगर 3 जाएंगे तो 2 2 बचेंगे, और एल मतलब 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तब भी तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 5229 ही आपके इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न अब आपका मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम हॉल में आपको ऐसे प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। कह रहा है कि यदि हाउ आर यू का मतलब नी टिन एव यू, और आर यू देयर का मतलब टिन से एंड डबल ई, तो इन सूचनाओं के विभाग में आपको बताना है हाउ का कोड क्या होने वाला है। हाउ का कोड क्या होने वाला है आपको ये बताना है। अच्छा, गौर से अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो एक लाइन आपको ये दी गई है, इसकी कोडिंग आपको ये सामने दिख रही है। एक दूसरी लाइन आर यू, इधर क्या लिखा है? देयर लिखा है, आर यू देयर। एक दूसरी लाइन आपको ये दी गई है, इसकी कोडिंग आपको ये दी गई है। ठीक है, अच्छा इन दोनों लाइनों में अगर आप गौर से देखोगे तो आर यू इधर भी लिखा है और आर यू इस लाइन में भी आया है। अब अगर पहली वाली लाइन में भी और दूसरी वाली लाइन में भी दो चीजें आपको कॉमन दिख रही हैं, तो इनके लिए जो कोडिंग दिख रही होगी, इनकी जो कोडिंग दी गई है वहां भी दो चीजें क्या होंगी? कॉमन होगी। आप देख सकते हैं, तो आप गौर से देखेंगे तो टिन और एन डबल ई और टिन यहां भी देखो कॉमन दिख रहा है। मतलब इसके लिए कोडिंग ये दी गई है, इसके लिए कोडिंग ये दी गई है। तो अगर इनमें दो चीजें कॉमन है तो इनकी कोडिंग में भी हमको क्या मिल रहा है? दो चीज कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब बच क्या गया? पहले वाले में बच गया हाउ और यहां बच गया एफ यू। तो हाउ के लिए जो कोड होने वाला है वो क्या होने वाला है? एफ यू होने वाला है। हाउ के लिए कोड क्या होने वाला है? एफ यू होने वाला है। नीचे वाली लाइन में, अच्छा दूसरी वाली लाइन में क्या बच गया था? देयर। तो देयर में यहां क्या बच गया था? एस ई। तो देयर के लिए जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? आपका एस ई हो जाएगा। देयर के लिए कोड क्या हो जाएगा? एस ई हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछ ले आर के लिए कोडिंग क्या होगी, यहीं से अगर आपसे पूछ ले कि आर के लिए कोडिंग क्या होगी, तो आर और यू यहां कॉमन था, वहां एन ई और टिन ये कॉमन था, तो आर का आंसर या तो एन ई होगा या क्या होगा? आपका टिन होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे यू पूछ ले यू का आंसर, तो यू का आंसर भी या तो एन ई होगा या क्या होगा? आपके टिन होगा। इसी प्रकार से अगर आपके नी का आंसर पूछ ले तो नी का आंसर या तो आर होगा या क्या होगा? यू होगा। इसी प्रकार से अगर टिन का आंसर आपसे पूछ लिया जाए तो टिन का आंसर या तो आर होगा या क्या होगा भाई? यू होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनके लॉजिकों को और इनके आंसरों को निकाला जाता है। जो चीज डेफिनेटली निकल रही है उसको डेफिनेटली निकाल लो, जिसकी संभावनाएं निकालनी है उनको संभावनाओं के साथ निकाल लो। ठीक है, तो फिलहाल हाउ का कोड तो क्या होने वाला है? एफ यू होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे पूछ रहा है देयर का कोड। देयर का कोड हमने पिछले पेज में निकाले हैं। देयर के लिए हमने क्या निकाले हैं? देयर का कोड क्या निकाले थे अपन ने? एस ई। तो देयर के लिए क्या हो जाएगा आपका? एस ई, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे आर के लिए भी कोड पूछा है कि आर के लिए क्या कोड हो सकता है। तो आर के लिए हमने क्या कोड निकाले हैं? आर के लिए या तो एन ई या फिर टिन, या तो एन ई होगा या फिर क्या होगा? टिन होगा। तो देख लो आर के लिए या तो एन ई या टिन। देखो आपको ये ऑप्शन भी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू के लिए कोड क्या होगा? यू के लिए भी हमने निकाले हैं। यू के लिए कोड यू के लिए कोड या तो नी होगा या फिर टिन होगा। तो या तो नी या टिन, आगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने वाला है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों का आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम हॉल में तो कोई एक ही पूछेगा, इतने सारे नहीं पूछेंगे, लेकिन हमने सबका निकालना आपको सिखाया। अगला क्वेश्चन, सी इज गुड का मतलब है 1 to 5 एंड इज ही बैड का मतलब है 579, आर वी गुड का मतलब है 284। तो आपको बताना है सी का मतलब क्या। अपन थोड़ा सा अच्छे से व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे सी इज गुड, सी इज गुड की कोडिंग है 1 to 5।
ठीक है। फिर आपको दिख रहा है इज ही बैड, इज ही बैड। इज ही बैड के लिए आपको कोडिंग मिल रही है 579 और आपको आर वी गुड, आर वी गुड के लिए आपको मिल रहा है 284। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, हमें बताना है सी का कोड। सी के लिए अगर मुझे, अब देखो सी यहां लिखा है, सी और कहीं चीज कॉमन निकली, मतलब मैं सी की कोडिंग डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूं। अगर मैं इज की और गुड की कोडिंग निकाल लूं तो मुझे सी की कोडिंग पता चल जाएगी। इन दोनों लाइनों में देखो इज कॉमन है, तो इनके लिए जो कोडिंग होगी उसमें भी एक चीज कॉमन होगी, वो क्या है 5। तो इज का कोड क्या आ गया आपका 5 आ गया, इस बराबर क्या आ गया 5। अच्छा, गुड इधर आया है पहली लाइन में और तीसरी लाइन में भी क्या आया है, गुड आया है। तो पहली और तीसरी लाइन में एक नंबर कॉमन होगा, वो है 2। तो 2 इधर भी कॉमन है, 2 इधर भी कॉमन है, तो गुड की कोडिंग क्या हो गई, गुड की कोडिंग हो गई आपकी 2। अच्छा, गुड बराबर हो गया 2, इस बराबर हो गया 5, तो बचा सी। तो सी के लिए क्या आने वाला है 1। तो सी की जो करेक्ट कोडिंग होने वाली है वो आपकी 1 हो जाएगी। सी के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको बताना है वी बैड की कोडिंग क्या होगी। वी बैड की कोडिंग क्या होगी, वी और बैड की कोडिंग क्या होगी। तो बैड का आंसर या तो 7 होगा या 9। बैड के लिए या तो क्या होगा 7 होगा या क्या होगा 9। तो बैड के लिए हमने क्या देखे, या तो 7 होगा या क्या होगा 9 होगा। अच्छा, वी बैड पूछा है और वी के लिए क्या हो सकता है देखते हैं। वी इधर वी आर लिखा है, तो या तो 8 होगा या क्या होगा 4 होगा। तो वी के लिए या तो 8 होगा या क्या होगा 4 होगा। अब देखो स्टार्टिंग किससे होगी, या तो 8 से होनी चाहिए या 4 से होनी चाहिए। तो यहां देखो 3 से स्टार्टिंग है, यहां 7 से स्टार्टिंग है, यहां इससे स्टार्टिंग है। वी बैड, बैड का मतलब, वी का मतलब अपन ने 4 निकाल लिए, वी का मतलब 4 होगा या फिर क्या होगा 8 होगा, तो 4 से अपन ने। अच्छा, उसके बाद 7 होगा या फिर 9 होगा, है ना। वी बैड, वी बैड। देखो ही और बैड के लिए या तो 7 या 9 में से कुछ ना कुछ आंसर होने वाला है, और आर और वी के लिए 8 या 4। तो हमें तो वी बैड का अर्थ बताना था। तो वी यदि लिखा है तो वी के लिए या तो 8 हो सकता है या क्या हो सकता है 4 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है या क्या हो सकता है 4 हो सकता है। यहाँ 3 से शुरुआत है या 7 से, यहाँ तो वी के लिए तो क्या होगा आपका, या तो 4 होगा या हमने क्या निकाले थे 8। तो यहाँ 4 से शुरुआत है, तो वी की कोडिंग अपन ने अभी थोड़ी देर के लिए 4 मान ली इस क्वेश्चन में। अच्छा, अगर यहाँ बेड लिखा है तो बेड के लिए या तो 7 होगा या 9 होगा। बेड के लिए या तो 7 होगा या 9 होगा, क्योंकि बेड इसके अलावा और कहीं नहीं आया, और यहाँ कोडिंग आई है। तो बेड के लिए क्या दिया गया है आपको 7 9 ही दिया, यहाँ भी देखो 7 9 ही दिया गया है। तो 7 9 में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। आपका ये ऑप्शन थोड़ी सा गलत है, यहाँ 47 या फिर आपका 49 ये आंसर हो सकता है भाई। ठीक है, या तो 47 या आपका 49 आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं वी का कोड। वी का कोड या तो 4 होगा या फिर क्या होगा 8 होगा। वी का कोड या तो 4 होगा या फिर क्या होगा 8 होगा। आर ही गो का मतलब क्या होगा, आर ही गो के लिए क्या कोडिंग होगी, आर ही। अच्छा, आर के लिए या तो 8 होगा या फिर क्या होगा 4 होगा। आर के लिए या तो 8 होगा या 4 होगा। तो देखो यहाँ आर से शुरुआत है और यहाँ क्या लिखा है आपका 8, है ना। तो और ही के लिए कोडिंग क्या हो सकती है, ही के लिए कोडिंग हो सकती है या तो 7 या फिर 9। ही के लिए या तो 7 या, तो यहाँ पे तो 7 भी दिख रहा है। और गो एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, तो गो के लिए आपको एक नया वर्ड मिल रहा है 9। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 879 आपके इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि मैन इन ब्लैक का अर्थ है डॉलर, परसेंटेज और हैशटैग ब्लैक डायमंड। गोल्ड का मतलब है परसेंटेज, कॉपीराइट और एट द रेट। डायमंड रोज गोल्ड का अर्थ है एट द रेट, कॉपीराइट और स्टार। तो हमें बताना है रोज का अर्थ क्या होने वाला है।
रोज के लिए क्या कोडिंग होने वाली है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखोगे आप ये डायमंड और गोल्ड यहां भी कॉमन है, डायमंड और गोल्ड यहां भी कॉमन है। अब जब दोनों जगह कॉमन है तो इनके जो कोडिंग होगी उनमें भी कोई नंबर कॉमन होगा, तो आप गौर से देखेंगे तो कॉपीराइट और एट द रेट, कॉपीराइट और एट द रेट यहां भी क्या है कॉमन है। हमें क्या बताना है रोज के लिए कोडिंग, तो रोज के लिए यहां क्या बच गया स्टार बच गया, रोज के लिए क्या बच गया इधर स्टार बच गया, स्टार ही आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, चलिए भाई। चलो देखते हैं, कह रहा है कि मेक्स के लिए कोडिंग क्या होने वाली है, मेक्स इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, मेक्स ढूंढो कहां लिखा है, डिमांड मेक्स सप्लाई, और मेक्स आपको यहां भी मिल रहा है, मनी मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड मेक्स सप्लाई। अच्छा इन दोनों में केवल मेक्स कॉमन है, तो यहां भी केवल एक ही चीज कॉमन होगी ए और टी ए। जेड आई इधर भी दिख रहा है, जेड आई इधर भी दिख रहा है, और इधर इसमें इन दोनों में केवल मेक्स कॉमन दिख रहा है, तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है जेड आई। क्या होने वाला है जेड आई। फिर मनी के लिए हमें कोड बताना है कि मनी का आंसर क्या होने वाला है, तो इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में अगर आप देखेंगे तो मनी कॉमन दिख रही है, मनी मेक्स ओनली पार्ट, मनी नॉट इज इकोनॉमिक्स, तो मनी के लिए के एल, अच्छा इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है एल ए, एल ए इधर भी है एल ए इधर भी है, तो मनी के लिए कोडिंग होने वाली है एल ए। फिर सप्लाई का हमें कोड बताना है, तो सप्लाई के लिए हमें देखना है सप्लाई कहाँ कहाँ कॉमन है, तो यहाँ लिखा है डिमांड एंड सप्लाई, इधर भी लिखा है डिमांड और सप्लाई, तो दूसरी लाइन और चौथी लाइन में, दूसरी लाइन और चौथी लाइन में दो चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, एम ओ टी ए, इधर भी लिखा है एम ओ टी ए, इधर भी कॉमन लिखा है, तो या तो एम ओ होगा या टी ए होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, डिमांड ओनली मोर, डिमांड ओनली मोर के लिए क्या कोडिंग होगी, तो डिमांड की कोडिंग हमने क्या निकाले हैं अभी थोड़ी देर पहले देखे हमने, डिमांड की कोडिंग अभी हमने निकाले है ना, डिमांड और सप्लाई का कॉमन यहां था, डिमांड और सप्लाई यहां भी कॉमन था, डिमांड और सप्लाई यहां भी कॉमन था, तो एमओ और टीए, एमओ और टीए यहां भी कॉमन था है ना, तो डिमांड का आंसर डिमांड का आंसर या तो एमओ होगा या फिर क्या होगा टीए, मतलब एमओ या फिर टीए से क्या होने वाली है शुरुआत होने वाली है, तो एमओ यहाँ एक्सआई से, यहाँ एक्सआई से, यहाँ एक्सआई, दोनों में एमओ मिल रहा है ना, फिर आपको ओनली मोर, डिमांड ओनली मोर लिखा है, तो ओनली का मतलब देख लो, ओनली की कोडिंग क्या दिख रही है आपको, ओनली मनी में, मनी की निकाल ली अपन ने, मिक्स की निकाली, यहाँ ओनली बचा है और पार्ट बचा है, इधर बचा है एन ई बचा है और के आई बचा है, तो क्या होने वाला है एन ई या फिर के आई, एमओ या फिर टी ए, एन ई या फिर के आई, एमओ, हाँ तो एमओ मिल रहा है अपन को, एन ई मिल रहा है, एमओ मिल रहा है, एन ई मिल रहा है, एमओ एन ई, एमओ एन ई मिल रहा है, देख लेते अपन है ना, तो अपना ओनली का हो गया,
फिर हम और देख ले रहे क्या पूछ रहा है, मोर। मोर कहाँ गया, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, डिमांड्स एंड सप्लाई, मनी मेक्स। मोर आपको नहीं दिख रहा, मतलब एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होगा, तो आपको MOTANEKI, MO या फिर TANE और KI, NE और KI, और एक आपको न्यू मिलने वाला है। एक क्या मिलने वाला है आपको, न्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो हम देखें MOTA, MO या फिर TA, NE या फिर KI। और एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होगा जो कि पहले यूज नहीं हुआ होगा। ZI पहले इंट्रोड्यूस हो गया है, ZI पहले इंट्रोड्यूस हो गया है, ZI पहले इंट्रोड्यूस हो गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं जा सकते हैं। ZI पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए हम इसके साथ नहीं जा सकते हैं। और यहाँ TA तो मिल रहा है लेकिन नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। MO या TA आपके लिए हो जाएगा डिमांड के लिए, ओनली के लिए हो जाएगा आपका NE या फिर KI। NE मिल गया आपको, और ओनली एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके लिए आपको उस पूरी कोडिंग में एक नया वर्ड यहाँ मिल रहा है XI। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर वर्क्स एंड मनी का क्या आंसर होने वाला है। तो मनी के लिए भी हमने एक फिक्स चीज निकाली थी, शायद देख ले रहे हैं। मनी के लिए क्या निकला था, मनी के लिए आंसर क्या आया था आपका, LA आया था। मनी के लिए आंसर क्या आया था, LA। तो LA कहाँ कहाँ है, LA यहाँ भी, अच्छा है, तीनों में आपको, सभी में आपको LA मिल रहा है। तो मनी का कोड तो क्या है भाई, LA है। मनी के लिए क्या मिल गया आपको, LA मिल गया। एंड के लिए हमने क्या निकाले थे, ये भी देख ले रहे हैं। एंड के लिए भी हमने क्या निकाले थे, तो एंड हमें देखा जाए तो कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है। एंड बचा था और आपका इकोनॉमिक्स बचा था, और आपका यहाँ बचा था PA और KA बचा था। क्या बचा था, PA और KA। या तो PA होगा या फिर क्या होगा, KA होगा। और वर्क के लिए भी देख लो, वर्क आया है क्या, वर्क नहीं आया, तो वर्क के लिए आपको मिल जाएगा एक नया। तो देखते हैं LAPA, अच्छा TU GA, वर्क एंड मनी, PALATU। PA आया है क्या, कहीं यूज हुआ है PA? तो PA आया है, इसलिए आपका ये नहीं हो सकता, नया चाहिए अपन को, है ना। MOLAPA ये भी नहीं हो सकता। PAGA है क्या, हाँ GA भी आपको दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। TULA, पहले ये आ गया। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, वर्क एंड मनी के लिए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है अपन देखते हैं। मनी के लिए तो फिक्स है, आंसर क्या आएगा, LA। मनी का तो फिक्स हो गया। वर्क और एंड के लिए अपन को और देखना है, तो वर्क और एंड के लिए अगर हम देखना चाहें तो आपका देख रहे हैं एंड केवल यहीं आया है, वर्क कहीं भी नहीं आया है। एंड के लिए या तो होगा आपका PA या फिर होगा KA। एंड के लिए होगा या तो PA या फिर KA, या तो होगा PA या फिर होगा KA। प्लस एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, PALA या KALA का कॉम्बिनेशन देखो, PALA। अब यहां देखो TU आया है, इधर नया वर्ड, LAPA KA, MO कहीं दिख रहा है क्या, MO भी दिख रहा है आपको, सर सही लिखा है कि क्या है इसमें, MO हो गया, और इधर आपका ये भी पूरे सभी चीज़ देखने को मिल रही, PAGALA, PAGALA, PALANE, PALANE, NE दिख रहा है, ये भी दिख रहा है अपन को।
TULAGA, TULAGA, TUL, अच्छा हाँ, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है TULAN। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है। LA के लिए आपका ये हो गया, यहाँ आपका इनमें से एक हो गया, एक आपका ये नया GA, ये भी दिख रहा है लेकिन